मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं और कवर किए हैं, लेकिन आज जैसा इंटरव्यू मैंने अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखा सुना। आप भी इस पूरे इंटरव्यू को जब कवर करेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हमें हबीब के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। हबीब के फादर ने उसे एक टाइम पर कहा था कि अगर तुम इंजरी से रिकवर करके दोबारा चैंपियन नहीं बनना चाहते, ये तुम्हारे ऊपर है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं किसी और को यूएफसी चैंपियन बना दूंगा अपने कैंप से। यानी कि उसके फादर किस तरीके से चाहते थे कि यूएफसी चैंपियन उनके कैंप से निकले ही निकले। तो हबीब ने अपनी जिंदगी को हम सब के सामने खोलकर रखा है। तो हबीब के जितने भी फैंस हैं वो इस इंटरव्यू को लास्ट तक बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हबीब ने कैसे अपने बचपन से लेकर अपने फादर के जिम के अंदर ट्रेन करने से लेकर यूएफसी की पहली फाइट मिलने तक और हर फाइट के अंदर क्या क्या चैलेंजेस उनको आए, किस तरीके से उनके फादर ने उन्हें मोटिवेट किया और हर फाइट उनके लिए कैसे जरूरी थी, किस तरीके से उन्होंने अपनी इंजरीज से 2 साल के बाद जो है कमबैक किया और कॉनर मैग्रेगर के साथ उनकी फाइट के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया, टोनी फर्गसन के बारे में उन्होंने बात की कि किस तरीके से मेरे फादर ये देखते थे कि कोई भी फैमिली फंक्शन है तो वहां पर मेरे साइज और मेरी एज का कोई मिल जाए उनको और वो मेरी उनसे रेसलिंग मैच करा दे मेरा एट ए टाइम। तो बहुत सारी बातों के ऊपर से पर्दा उठा है, क्योंकि 1 घंटे तक हबीब ने पूरे क्वेश्चंस का जवाब दिया। और मैंने एक पेज नहीं, यहाँ पर देखिए 1 पेज 2 पेज 3 4 5 6 7 पेजेस कवर किए हैं। और इन 7 पेजेस में हबीब ने इतनी छोटी से छोटी और मोटी से मोटी बात अपने बारे में बताई है कि इस इंटरव्यू को जो भी मेरा भाई देखेगा वो जरूर अप्रिशिएट करेगा और उसका दिल खुश हो जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम लाइक बटन को दबाने से। लाइक बटन को दबा दीजिए। और मेरे लगभग 50% भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये मेरा नहीं आपका चैनल है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। सबसे पहले तो उनसे ये पूछा गया, वो यूके में गए थे, 1 घंटे का इंटरव्यू उन्होंने दिया कि आप यूके में आए हैं और इतने सारे फैंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले तो हबीब ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं और उन सैक्रिफाइस का ही फल ये है कि मेरे सिर्फ रशिया के अंदर नहीं, मेरे पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर कंट्री के अंदर फैन है। जैसे आप फैन है, मैं फैन हूं, इस तरीके से सभी लोग उनके फैंस हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप रिटायर्ड लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था, आप एक कोच भी बन गए हैं, आप अपना एक फाइट प्रमोशन भी कर रहे हैं, यानी कि फाइट प्रमोटर भी बन गए हैं, उसके साथ साथ आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो ये लाइफ आपकी कैसी चल रही है। तो यहाँ पर हबीब ने कहा कि एवरीडे पिज्जा, यानी कि मैं तो रोज पिज्जा खा रहा हूँ आजकल, मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपने रिटायर्ड लाइफ को, बिकॉज आजकल मैं फ्री हूं। लेकिन जब मैं चैंपियन था तो मुझे टफेस्ट चैंपियंस फेस करने पड़ते थे, यानी कि आपने पहली फाइट लड़ी, इतना टफ अपोनेंट नहीं होगा। आप जैसे ही सीढ़ियां चढ़ते रहते हो यूएफसी में और जब आप चैंपियन बन जाते हो तो नेक्स्ट से नेक्स्ट फाइट जो होती रहती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो टफ से टफ अपोनेंट आते रहते हैं। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ टफ अपोनेंट को फेस करने में बिता दी थी। मैं अपना पूरा ध्यान डाइट के ऊपर, स्लीप के ऊपर और ट्रेनिंग के ऊपर ही रखता था। 24 घंटे में इन सब के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जेल से बाहर आ गया हूं। लिटरली हबीब के वर्ड ये थे, आई एम आउट ऑफ जेल नाउ। और मुझे लगता है कि ये लाइफ बहुत अच्छी है। और उन्होंने कहा कि मैं डिजर्व करता हूं यार, क्योंकि मैं अनडिफीटेड, इतना प्रेशर है कि इतनी तगड़ी लेगेसी क्रिएट करके पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 अपनी कैटेगरी में रह के मैं टॉप पर रिटायर हुआ। तो अब मैं ये जो फ्री लाइफ है मेरी, ये मैं इंजॉय करता हूं। तीसरा क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि यार 10-12 साल पहले हमें ये लगता था कि, और ये न्यूज भी आती थी कि दगिस्तान जो है वो काफी डेंजरस जगह है, अब वहां पर कैसी सिचुएशन है। अब यहां से हबीब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को रिवील करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 12-15 साल पहले ऐसा था और उस टाइम पर मैं छोटा बच्चा था। क्या था? छोटा बच्चा था। अब ऐसा नहीं है, अब वहां पर जो है बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं और अब वहां से एमएमए के अंदर बहुत तगड़े तगड़े फाइटर्स जो हैं निकल कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी जगह है जो आदमी को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देती है।
ठीक है, मेरे बहुत बड़े सपने थे उस छोटी सी जगह में कि भाई मुझे वर्ल्ड लेवल पर कुछ ना कुछ करना है। मेरे बहुत बड़े सपने थे और मेरा ड्रीम था कि मुझे यूएफसी के अंदर जाना है। उस टाइम पर यूएफसी हबीब के लिए एक ड्रीम सा था। और आज का टाइम देखो, आज का टाइम क्या है? आज का टाइम ये है कि हम सभी लोग हबीब को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स के रूप में मिस करते हैं। उनका ड्रीम था कि मैं यूएफसी में पहुंच जाऊं। फिर उसके बाद हबीब ने एक इंफॉर्मेशन दी जो पहली बार हमें पता लगी, वो ये थी कि हबीब बोले कि मेरे पापा जब भी मुझे किसी पार्टी में लेके जाते थे या कोई भी फैमिली फंक्शन होता था, तो वो आजकल हम पार्टी फैमिली फंक्शन में जाते ही खाने के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन उनके फादर कंसंट्रेट करते थे कि यार हबीब के साइज और एज का लड़का कौन है, मैं देख लेता हूं। अगर मान लो ने कोई ऐसा लड़का दिख गया जो हबीब के जितना ही वेट का है और उतनी ही एज का है, बेशक एक दो साल ऊपर नीचे, तो वो क्या करते थे, वो उसको रोक लेते थे, इंट्रोड्यूस कराते थे हबीब से और वहीं पर उनका रेसलिंग मैच करा देते थे। यहीं तक बात रहती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन हबीब के फादर ये देखते थे कि अगर हबीब को टक्कर दे दी उस फाइटर उसने, उस लड़के ने, या फिर हबीब को कभी मान लीजिए बड़ा लड़का हुआ तो हरा दिया, तो उसके बाद वो उनकी जो है फाइट कराते थे, एमएमए की फाइट। ये नहीं कि फुल फ्लेज्ड फाइट, लेकिन फाइट कराते थे। हबीब ने कहा कि अगर मैं रेसलिंग में वो मुझे टक्कर देता था तब मुझे उससे फाइट करनी पड़ती थी। तो देखो ये कितना कॉम्पिटिटिवनेस उनके फादर ने उनके अंदर बचपन से ही डाल दिया था। ठीक है, वो हमेशा उनके फादर उनको चैलेंजेस दिया करते थे। हिज फादर ऑलवेज गिव हिम चैलेंजेस। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये कहा कि जब मेरे फादर मुझे बचपन से ही मेरे से स्ट्रॉन्ग लड़का ढूंढकर मेरी जो है रेसलिंग करवाते थे, फिर मैं उसके साथ फाइट भी करता था, तो मैं अपोनेंट से हमेशा मेंटली स्ट्रॉन्ग यूएफसी में इसी वजह से रहा हूं, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग बचपन से ही कर दिया था। और जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बचपन से ही हो जाते हो, तब आप यूएफसी के अंदर जाने के लिए और उनकी फाइट के अंदर एंटर करने के लिए केज के अंदर जब आप पैर रखते हो तो आपके पैर थरथराते नहीं है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ स्ट्रेस आप पहले ही लाइफ में फेस कर चुके होते हो। तो हमेशा अपने अपोनेंट से मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रहे हबीब, ये उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर बता दिया। उसके बाद जो वर्ल्ड फेमस बियर के साथ, भालू के साथ रेसलिंग करने की बात है, वो उनसे पूछा 5वां क्वेश्चन। तो यहां पर हबीब ने कहा कि यार मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है। मैंने अपने फादर से कहा कि ये भालू मुझे बाइट कर रहा है, तो मेरे फादर ने कहा कि तू भी इसे बाइट कर ले, यू हैव टू बाइट हिम टू, यानी कि रेसल करवाया था बचपन में बियर से। फिर उनसे पूछा कि यार मम्मी ने कुछ नहीं कहा कि यार छोटा सा बच्चा है, फादर उसको भालू के पास लेके जा रहे हैं, भालू क्या पता क्या कर दे। तो बोला कि देखो मैं उस वक्त छोटा था, मुझे यह बात याद बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ 9 साल का था। यानी कि भालू के साथ हबीब ने फाइट 9 साल की उम्र में कर ली थी और उनके फादर कह रहे थे 9 साल के बच्चे को अगर भालू तुझे बाइट करे तो मेरे पास रोते हुए मत आना, उल्टा उसे बाइट करना, यू हैव टू रेसल हिम, रेसल करना है तुझे उससे। उसके बाद जर्नी शुरू होती है उनके करियर की, और यहीं से इस इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। बने रहिएगा बिल्कुल यहां पर। उनसे पूछा गया कि आपके फादर के घर के नीचे जिम था। जिम का मतलब था कि वहां पर ट्रेनिंग करवाई जाती थी मिक्स मार्शल आर्ट्स की। तो उन्होंने कहा कि घर के नीचे पापा ट्रेनिंग देते थे अपने स्टूडेंट्स को, यानी कि हबीब के पापा जो थे वो एक ट्रेनर थे और वो वहां पर बिल्कुल लोकल, जैसे कि अभी मान लो कोई छोटा सा गांव हो और वहां पर ट्रेनिंग देने लग जाए कोई आदमी अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे, वैसे ही हबीब के वहां पर था। हबीब के पापा ट्रेनिंग देते थे फाइटर्स को। अब वो इतने बड़े नाम नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अननोन था, लेकिन उनका सपना क्या था कि इस जिम से चैंपियंस निकलने चाहिए, इस जिम से यूएफसी फाइटर्स निकलने चाहिए। जैसे बॉक्सिंग के अंदर कस डमाटो को मैं टॉप लेवल का जो है ट्रेनर मानता हूं, वैसे ही अब्दुल मनाफ जो हबीब के फादर थे उनको मैं एमएमए का बेस्ट ट्रेनर मानता हूं, हैंड्स डाउन। आप भी मानते हो या नहीं, कमेंट करना और लाइक का बटन दबा दो। यहां पर उन्होंने कहा कि वहीं पर ही मैंने रेसलिंग टेक्निक सीखी। हबीब ने जो पहली रेसलिंग टेक्निक सीखी वो अपने घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, यानी जो ग्राउंड फ्लोर था वहां पर अपने पापा के जिम पर सीखी। और उन्होंने कहा कि मैं एक टीचर का लड़का था, यानी कि एक एमएम जो ट्रेनर था उसका लड़का था। तो मेरे पापा जो मुझे टेक्निक सिखाते थे, तो जो नए स्टूडेंट आते थे मुझे उनको वो टेक्निक करके दिखानी पड़ती थी। तो यहाँ पर जो टेक्निक्स के अंदर फ्लुएंसी आई है
केज के अंदर जो ट्रांजिशन इतनी स्मूथ दिखी हमें हबीब के करियर में, वो इसीलिए थी क्योंकि बचपन से ही वो जो नए स्टूडेंट आते थे उनको ट्रेनर का लड़का होने के नाते जो वो करके दिखाते थे, डेमो देने का काम करते थे, क्योंकि उनके फादर वो सारी चीजें उन्हें पहले ही सिखा चुके होते थे। उनके बाद यहां से उनके सपनों को उन्होंने कैसे चेज किया, उन्होंने कैसे धीरे धीरे जर्नी चढ़ी अपनी, वो शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि 1999 में हम गांव में से कैपिटल सिटी मखाचकला जो है मूव हो गए, यानी कि कैपिटल सिटी में मूव हो गए 1999 में। और यहां पर कहा कि मेरे फादर जो अपने गांव में ग्राउंड फ्लोर पे अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे, वो उन्हें छोड़कर शहर में मूव नहीं हुए। जो कैपिटल सिटी में हम मूव हुए, मेरे पापा अपने साथ 15 लड़कों को लेकर मूव हुए थे। अब ये देखो, उस टाइम पर कोई आमदनी का इतना बड़ा साधन नहीं। गांव से मूव होने का रीजन ये था कि वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, साधन नहीं थे। बच्चों की जो उनके बच्चे थे, अब तो 15 बच्चे हो गए थे उनके भविष्य के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए अपना घर बार गांव छोड़कर कैपिटल सिटी में मूव हो गए अब्दुल मनाफ। और वहीं पर ये देखो कि 15 लोगों को पालना, उस एक छोटा सा अपार्टमेंट वहां पर उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि वहां पर हमने 15 लोगों की एक फैमिली के साथ, एक फैमिली की तरह हम वहां पर रहे। और वहां पर उन 15 लोगों में हम सब कजन्स थे, ब्रदर्स थे और काफी जो है जान पहचान के लोग थे कि जो 15 लड़के थे वही थे। अब उनमें से कई चैंपियंस निकले यूएफसी के। हबीब की यह बात कितनी स्ट्रॉन्ग है कि उन 15 लोगों में से वहीं से ही जो है चैंपियंस निकले फ्यूचर में। और उसी जगह पर, एक छोटी सी जगह पर वो 10 साल रहे। जो 10 साल की वो तपस्या शहर आकर हबीब के फादर ने उन 15 लड़कों के साथ की, उन 15 लड़कों को ऐसा कर दिया कि उनमें से कई चैंपियंस निकले वहां से। अब वहीं पर उन्होंने कहा कि वहां पर जब चैंपियंस निकले हैं अब वहां से, तब हबीब बोलते हैं कि मुझे अपने फादर का सपना याद आता है कि वो गांव छोड़कर शहर में क्यों आए। हबीब ने कहा कि मैंने वहीं पर, जब हम शहर आ गए, रेसलिंग तो मैंने सीख ही ली थी, उसके बाद मैंने जूडो सीखा। जूडो के बाद मैंने कॉम्बैट सांबो सीखा। और उसके बाद मैंने एंट्री ली प्रोफेशनल एमएमए फाइटिंग में। यानी कि पहले रेसलिंग गांव से सिखाए थे, शहर में आते ही जूडो सीख ली, जूडो में ट्रेन होते ही कॉम्बैट सांबो सीख ली और उसके बाद ट्रांजिशन कर लिया एमएमए के अंदर फाइटिंग में। अब यहां पर एक ऐसी जो है स्टोरी ब्रेक करते हैं हबीब, जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी। हबीब को यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले उनकी एक फाइट फिक्स हो गई थी एक ब्राजीलियन फाइटर के साथ जो अनडिफीटेड था, और उनकी ये फाइट दागिस्तान में होनी थी। लेकिन उस फाइट से 10 दिन पहले हबीब को यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और हबीब अपने फादर से बोले कि मुझे देखो अब ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, मैं अब अनडिफीटेड हूं, मैं अपना ये रिकॉर्ड लाइन पर नहीं लगाना चाहता। क्या पता ये ब्राजील का फाइटर मुझे अनफॉर्चुनेटली हरा दे, मैं फाइट नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्टली यूएफसी में फाइट करूंगा। तो हबीब के फादर ने ये कहा कि अगर तू ये फाइट दागिस्तान में इस अनडिफीटेड फाइटर को हराकर यहां नहीं जीत सकता, तो तू वहां पर करने क्या जाएगा, ये बताओ। और ये वो ऐसा मोमेंट था जहां पर हबीब ने अपनी मेंटेलिटी, अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर ली। हबीब ने कहा ऑल राइट, मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले ये फाइट करूंगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके मैं यूएफसी में फाइट करने जाऊंगा। तो यूएफसी के अंदर पहली बार जाने से पहले हबीब ने पहले राउंड के अंदर चॉकआउट कर दिया उस फाइटर को, और उसके बाद उन्होंने ये मान लिया, और हम सबके साथ जो अब वो शेयर करते हैं कि इट डजंट मैटर, 155 में आप किंग कॉन्ग को भी ले आओ, मैं उसे हरा दूंगा। ये मेंटेलिटी कब बनी? ये मेंटेलिटी बनी इसी इंसिडेंट, इसी मोमेंट, इसी पल के बाद, जब उनके फादर ने कहा था जब तू यहां पर ही नहीं हरा सकता तो यूएफसी क्या करने जाएगा। तो यहां पर उस टाइम पर रशिया के फाइटर्स को साइन नहीं किया जाता था यूएफसी में। यूएफसी क्योंकि अमेरिका के अंदर काफी पॉपुलर थी, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसकी वजह से रशियन फाइटर्स नहीं आते थे। लेकिन हबीब के साइन होने के बाद जो ये बाउंड्री थी, जो ये फ्लड गेट था, ये टूट गया, बांध खुल गया, और अब तो उस एरिया से बहुत सारे फाइटर्स आ रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं यूएफसी में। तो हबीब का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन होने से पहले ही एक फाइट उन्हें करनी पड़ी थी दागिस्तान में।
फिर उस फाइट को जीत कर ही वो यूएफसी के अंदर उन्होंने एंट्री ली थी। पहले राउंड के अंदर ही फिनिश कर दिया था हबीब ने। नई नई बातें पता चल रही है ना। अब यहां से उनके चैंपियन बनने की फाइट्स का जो ब्रेकडाउन उनसे करवाया गया, उसकी जर्नी शुरू होती है। और इस पूरे इंटरव्यू का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंस्पायरिंग और सबसे जरूरी देखने वाला पार्ट यहीं से शुरू होता है। यहां तक तो सिर्फ कैजुअल इंफॉर्मेशन थी, यहां पर टेक्निकल इंफॉर्मेशन की बात हबीब ने की है। और इसीलिए ये जो भी देखेगा मजा आ जाएगा आपको। लाइक का बटन दबा दो यहां तक आ गई हो तो। अब 2018 में सबसे पहले हबीब को मौका दिया गया चैंपियन बनने के लिए। टाइटल फाइट ऑफर की गई, लेकिन वो ऑफर की गई टोनी फर्गसन के खिलाफ यूएफसी 223 में। यूएफसी 223 में टोनी फर्गसन ने पुल आउट कर लिया क्योंकि उनको चोट लग गई थी। उसके बाद मैक्स होलोवे ने भी पुल आउट कर लिया। यानी कि पहले टोनी ने पुल आउट किया, फिर मैक्स होलोवे ने पुल आउट किया। और जिस दिन यूएफसी 223 होने वाली थी, उससे एक रात पहले तक, यानी सुबह फाइट होने वाली है, उससे पहले वाली रात तक, उस रात तक उनको नहीं पता था कि मेरा अपोनेंट कौन है। लेकिन वही मेंटेलिटी वाली बात कि कोई भी आ जाए मैं उसको हरा दूंगा। आई डोंट केयर हु इज द चैंपियन, ब्रिंग किंग कॉन्ग, आई विल फिनिश हिम। आपको हबीब की ये लेजेंडरी लाइन याद है ना कि किंग कॉन्ग को भी ले आओ, 155 पाउंड का उसे कर दो और मैं उसे चैंपियनशिप के लिए हरा दूंगा। ये हबीब की मेंटेलिटी थी और उन्होंने ये कहा। फिर उनके लिए एल.आई. इक्विंटा जो है फिक्स किए गए कि इनके साथ तुम्हारी फाइट होगी, और हबीब ने एल.आई. इक्विंटा को हराया। और 2018 में यूएफसी 223 के बाद जो सपना था हबीब का वो पूरा हो गया। सपना तो यूएफसी के अंदर जाने का था, लेकिन वहां पर चैंपियन जब वो बने तो अल्टीमेट ड्रीम उनके फादर का भी और उनका भी क्या हुआ, पूरा हो गया। लेकिन ये सपना काफी जल्दी टूटने वाला था, उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। यहां पर ये जो मेंटेलिटी आई थी कि किंग कॉन्ग को भी ले आओ, ये कैसे पैदा हुई? उनके फादर ने थोड़ी दिनों पहले ही उनके अंदर ये बात बैठा दी थी, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। उसके बाद होता है सिलसिला टफ टाइम का, और यहीं से हबीब द ग्रेटेस्ट हबीब बन गए। यहां पर हबीब को इंजरी हो गई। जब वो चैंपियन बने उसके बाद वो इंजरी हो गए और वो 2 साल तक बाहर रहे। हबीब ने हफायल डोसानोज को हरा दिया था, ठीक है, आरडीए को। लेकिन हबीब के इंजर्ड होने के बाद आरडीए चैंपियन बन गया था। तो घर पर बैठकर एक आदमी को देखना जिसको तुम हरा चुके हो, उसके हाथ में बेल्ट है और वो ऐसे चल रहा है यूएफसी में कि ही इज द बेस्ट, तो दर्द होता है। हबीब को दर्द हो रहा था कि यार मुझे चोट लग गई है और अब जिसको मैंने हराया था वो चैंपियन बन गया है, मुझे चैंपियनशिप अपनी वापस चाहिए, मुझे बेल्ट वापस चाहिए। यहीं से हबीब के दिल में आग लग गई थी। लेकिन यहां पर दिक्कत ये थी कि जितना वो आसान समझ रहे थे वैसा था नहीं। उनकी एसीएल की सर्जरी थी, उनका एसीएल टीयर हो गया था। उन्होंने एसीएल की सर्जरी करवाई। एसीएल की सर्जरी करवा के जैसे ही वो वापसी करना चाहा, उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की, उनके लेग के अंदर फिर से इंजरी हो गई, उनको सर्जरी करवानी पड़ी। कोई बात नहीं, उसकी सर्जरी कराकर उन्होंने कुछ महीने रेस्ट किया, फिर से उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। फिर से उनका क्या हुआ कि उनको बैक की दिक्कत आ गई। क्या हो गया? बैक की दिक्कत आ गई, कमर की दिक्कत आ गई। उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर ट्रेनिंग शुरू की। उनकी एसीएल के अंदर फिर से इंजरी आ गई। उन्होंने एट लास्ट एसीएल को फिर से ठीक किया। इस इंजरी के पूरे जाल में फंस गए वो 2 साल। कुड यू इमेजिन? 2 साल तक फंस गए। और उस 2 साल के अंदर हबीब ने अपने फादर को एक दिन बुलाया और कहा, फादर मुझे नहीं लगता कि मैं इन इंजरी से बाहर निकल पाऊंगा, मैं फाइट नहीं करना चाहता हूं। तो हबीब के फादर ने उन्हें क्या कहा होगा? लेजेंडरी लाइन जो मुझे अंदर से हिला देती है, कांप जाता हूं जब मैं ये सुनता हूं। वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारे ऊपर है, इट इज योर डिसीजन, अपना डिसीजन ले लेना और मुझे सुबह तक बता देना कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि मुझे एक चैंपियन चाहिए इस कैंप से, यूएफसी का। अब वो चैंपियन तुम ना होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस कैंप से यूएफसी का एक चैंपियन निकलेगा।
और एक बेल्ट तो रहेगी ही रहेगी यहाँ पर। तो हबीब ने उसी टाइम पर अपने फादर से कहा, अपने अंदर सोच के कि यार जब मेरे फादर का ये ड्रीम है तो यार उनका लड़का इस ड्रीम को पूरा नहीं करेगा तो और कौन करेगा। उन्होंने अपने फादर से कहा, डोंट वरी, मैं कम बैक करूंगा और मैं जीतूंगा आपके लिए। और आप बेल्ट जीतने की बात कर रहे हो, आई विल क्रिएट ए लेगेसी। तो देखो कितना बड़ा मोमेंट था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने अपनी टफनेस दिखाई। जो हबीब के अंदर आपको टफनेस दिखती है नेवर गिव अप की, वो कब पैदा हुई? वो इसी इंसिडेंट, अपने फादर के साथ इसी कन्वर्जेशन के बाद पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब एंट्री लेता हूं, और उन्होंने, याद रखना, नेक्स्ट उनके साथ क्या हुआ, वो ठीक हो गए, यूएफसी के अंदर आ गए। लेकिन यहां पर दिक्कत ये थी कि जो टाइटल शॉट उन्हें मिलना चाहिए था वो टाइटल शॉट उन्हें दिया नहीं जा रहा था। एडी एल्वरेज जो थे चैंपियन थे, ठीक है। एक बार उनके साथ ये भी हुआ कि उन्हें जब मिलना चाहिए उन्हें मिला नहीं। एडी एल्वरेज ने कॉनर मैग्रेगर को चूज किया क्योंकि कॉनर मैग्रेगर के साथ फाइट करने से उन्हें पैसे ज्यादा मिलते। और हबीब ने कहा कि हाँ मैं इस चीज को मानता हूं कि यार उस टाइम पर मेरा बड़ा नाम नहीं था, इसीलिए इस बिजनेस के लिए, पैसे के लिए एडी एल्वरेज ने कॉनर मैग्रेगर को चूज कर लिया और कॉनर मैग्रेगर चैंपियन बन गया। लेकिन उसी रात मैंने डेना वाइट को यह बोल दिया था कि तुमने अपना प्रॉमिस करके तोड़ तो दिया है। डेना वाइट ने प्रॉमिस कर रखा था कि हबीब तुझे ही मिलेगा चैंपियनशिप के लिए टाइटल शॉट, लेकिन हबीब को नहीं दिया। तो उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे इसी फाइट कार्ड के अंदर फाइट करनी है, कोई फाइटर मेरे लिए लेकर आओ। तो उन्होंने माइकल जॉनसन के साथ फाइट फिक्स की और माइकल जॉनसन को उन्होंने पूरे 5 राउंड कह के जो है पीटा। और दूसरी तरफ हर राउंड के बीच में वो डेना वाइट को कह रहे थे कि मुझे कॉनर मैग्रेगर से फाइट करनी है, मुझे चैंपियनशिप के लिए फाइट करनी है, आगे से मैं किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से फाइट नहीं करूंगा। और उसके अंदर जितने इमोशनल, जितने डिटर्मिनेंट मुझे हबीब दिखे वो मुझे पूरे करियर में कभी नहीं दिखे। यहां पर उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने उस रात माइकल जॉनसन को हराया और मैंने ये कहा कि अब मैं जो है चैंपियन ही बनना चाहूंगा, उसके अलावा मैं फाइट नहीं करूंगा। लेकिन डेना वाइट और यूएफसी ने क्या बहाना निकाला होगा उन्हें चैंपियन ना बनाने का। एक दिन उन्होंने कहा कि डेना वाइट ने मुझसे मर्दों की तरह बात की। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने कहा कि डेना वाइट के साथ मैं बैठा और हमने मर्दों की तरह बात की। डेना वाइट ने मुझे कहा कि देखो तुम्हारे चैंपियन ना बनने में एक दिक्कत जो आ रही है ना, वो ये भी आ रही है कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और जब तक तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे अपने इन फाइट्स को आप हाइप अप नहीं कर पाओगे। मेरा गला बैठ रहा है, लेकिन ये बातें इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप अपने आप ही ये चीजें निकल रही है एंड आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड। तो उन्होंने ये कहा कि यार देखो इंग्लिश तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तो हबीब ने कहा कि ये मेरी तीसरी लैंग्वेज है, पहली लैंग्वेज है मेरी दगिस्तानी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, उसके बाद मैंने रशियन सीखी है और तीसरी लैंग्वेज है मेरी इंग्लिश। लेकिन अब तो उनकी इंग्लिश बहुत तगड़ी हो गई है। उन्होंने ये कहा कि जब यूएफसी ने मुझसे ये कहा कि आपको सीखनी पड़ेगी इंग्लिश, तो उसके बाद मैंने इंग्लिश सीखी और उसके बाद जो हबीब की इंग्लिश है उसका तो मैं फैन हूँ। तगड़ी इंग्लिश बोलते हैं, फनी इंग्लिश बोलते हैं और मजा आ जाता है, हर किसी को पसंद है उनको सुनना। तो और उन्होंने डेना वाइट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उसके बाद से, जब से हमने मर्दों वाली बात की पहली बार, उसके बाद से मैं और डेना वाइट आपस में खुल गए। अब हम हमेशा मर्दों की तरह आमने सामने बैठकर बहुत अच्छे से बात करते हैं। डेना वाइट इज ए गुड गाय। उसके बाद उनसे उनके सबसे खतरनाक राइवल के बारे में पूछा गया, टोनी फर्गसन के बारे में, कि ये जो फाइट थी, ये फाइट फैंस देखना चाहते थे फाइट, लेकिन ये 5 बार कैंसिल हो गई। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर ये फाइट होती तो क्या होता? तो यहाँ पर हबीब ने ये कहा कि जैसे मेरे दूसरे फाइटर्स का हाल हुआ है वैसा ही हाल टोनी फर्गसन का होता। उसकी ग्रैपलिंग रेसलिंग बिल्कुल नहीं है, तो उसके पास कोई चांस नहीं था मुझे हराने का। अगर कोई चांस होता तो वही होता कि अगर वो तुक्के से कोई लकी पंच लैंड कर देते, वरना कोई भी चांस नहीं था। बाकी आप टोनी फर्गसन की बाकी फाइट्स देख लीजिए रेसलर्स के साथ, उन्होंने टोनी फर्गसन को हरा दिया। तो मेरे साथ भी अगर फाइट होती तो वही उनका हाल होता जो दूसरों का हाल हुआ है। अब यहां से जो इंटरव्यू था उसने दूसरी करवट लेना शुरू किया और यहां पर अब कन्वर्जेशन सीरियस बातों की तरफ चला गया, कॉनर मैग्रेगर की तरफ। और कॉनर मैग्रेगर के साथ जो ये इंसिडेंट हुए हैं हबीब के,
उसने कंट्रोवर्सीज का पहाड़ लगा दिया है। तो हबीब ने खुल के बात की इसके बारे में, सेंड मी लोकेशन। यहां से ये स्टार्ट हुआ था ये पूरा मामला, सेंड मी लोकेशन वाला। तो यहां पर UFC 229 हबीब वर्सेस मैग्रेगर, ये फाइट जैसे ही अनाउंस होती है, हबीब कहते हैं सेंड मी लोकेशन, आई विल फिनिश योर चिकन। तो यहां पर कॉनर वर्सेस हबीब, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हबीब बोले कि मैं वेट में था कि ये जितनी बकवास मेरे बारे में कर रहा है ना, इसे करने दो। लेकिन जैसे ही ये केज में मेरे सामने आ गया और केज का वो दरवाजा बंद हो गया, उस वक्त मैं इससे बात करूंगा और उस वक्त मैं इसको फोड़ूंगा भी, उस वक्त मैं इसको तोड़ूंगा भी और उस वक्त मैं इसको निचोड़ूंगा भी। यानी कि हबीब जो थे वो पूरे रंग में दिखाई देने वाले थे और ऐसा हुआ भी। अभी आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि जैसे ही कॉनर मैग्रेगर केज के अंदर आया ना, मैंने चैन की सांस ली कि अब इस चिकन को मुझसे कोई बचा नहीं सकता, अब मैं इसकी गर्दन मरोड़ने वाला हूं। उस वक्त जो है हबीब ने डिसाइड किया कि अब मैं बात करूंगा, इसे थपेड़ूंगा मैं, इसे तोड़ूंगा मैं, इसे रगड़ूंगा मैं। उस वक्त जो हबीब ने उनका हाल किया, बहुत मजे लिए मैंने। यहां पर उन्होंने कहा कि पहली बार क्या ये पर्सनल फाइट थी आपके करियर में, उनसे पूछा गया। तो हबीब ने कहा कि मेरी लाइफ में पर्सनल फाइट मेरे पूरे प्रोफेशनल करियर में कोई मैंने नहीं ली, सिर्फ इसको। ये मेरे लिए बहुत इमोशनल टाइम था, मैंने केज से बाहर जंप किया। उस वक्त मेरी फीलिंग पता है आपको क्या थी? उस वक्त मेरी फीलिंग ये थी कि मैं किसी के दिल को काट लूं, यानी कि आई वांट टू बाइट द हार्ट ऑफ द कॉनर मैग्रेगर। यानी कि जहां पर उनकी वहां पर जंप किया उन्होंने और वहीं पर ही जो है केओस हो गया था रिंग के अंदर ही। कॉनर मैग्रेगर को हराने के बाद उन्होंने कहा कि ईगल जो था वो एंग्री हो गया था, और ईगल एंग्री होने के बाद क्या करता है, ही हंट, वो शिकार करता है। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी गुस्सा आने के बाद शिकार किया, मैं कूद गया केज से बाहर और मैंने खूब पीटा कॉनर मैग्रेगर और उसकी टीम को। और उन्होंने कहा यू कांट प्ले विद मी, तुम मेरे साथ ये गेम नहीं खेल सकते जैसे तुमने खेला। अब उनसे पूछा गया कि करंट फीलिंग क्या है कॉनर मैग्रेगर को लेकर। अब उन्होंने मैच्योरली जवाब दिया कि अब कौन कॉनर मैग्रेगर, यार मेरी जिंदगी में 70 काम है, मुझे कॉनर मैग्रेगर से ही लेना देना नहीं है कुछ भी। तो कॉनर मैग्रेगर के बारे में तो मैं सोचता ही नहीं हूं, आई डोंट इवन थिंक अबाउट हिम, ये कहा हबीब ने। अब उन्होंने ये कहा UFC 242 के बारे में। हबीब ने कहा कि UFC 242 जो थी वो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। तो अब हबीब का सबसे खूबसूरत पल क्या हो सकता है? UFC 242 में हबीब के फादर को पहली बार अलाउ किया गया कि आप अपने लड़के के साथ जो है रह सकते हैं फाइट वीक में, आप उनके साथ मीडिया इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप उनके साथ जो है एग्जीबिशन जो होता है, फाइटर इंटरेक्शन जो होता है उसमें जा सकते हैं। और जब UFC होगी अबू धाबी के अंदर UFC 242 में, आप उनके साथ उनके जो है टीम में भी जो है उनको रिंग तक, ऑक्टागन तक अकम्पनी कर सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं। तो हबीब बोले कि ये मेरे लिए सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट था। मेरे पापा जब फाइट वीक के अंदर आए तो वो बोले कि चलो बाहर घूमने जाते। तो जैसे ही वो घूमने गए तो लोगों ने उनको पहचान लिया उनके नाम से कि हेलो अब्दुल मनाफ, आप हबीब के फादर हैं, और काफी बातें हुई उनसे। तो अंदर आने के बाद बोले कि मुझे लग नहीं रहा था यार लोग मुझे पहचानेंगे। तो हबीब ने अपने फादर को कहा यू आर ए फेमस पर्सन नाउ, यू आर ए सेलिब्रिटी। तो ये ग्रेट मोमेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए जब वो अपने फादर को जो है इज्जत दे और दुनिया से इज्जत दिलवाए। तो ये प्राउड मोमेंट रहा हबीब की लाइफ में। उन्होंने कहा कि UFC 242 का जो पूरा माहौल था वो उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम था। ठीक है, पापा हमेशा साथ रहते थे उस टाइम पर उनके। उन्होंने कहा कि जो 242 थी वो डस्टिन पोरिये के साथ फाइट थी। उन्होंने कहा कि फाइट के अंदर डस्टिन पोरिये ने मुझे चोक आउट करने की कोशिश की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं अपने फादर के सामने फाइट कर रहा हूँ और वो पहली बार मेरे साथ आए हैं फाइट देखने, तो मैं कैसे जो है टैप आउट कर देता। और उन्होंने कहा कि मैं पहले राउंड के अंदर डस्टिन पोरिये को चोक आउट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो मेरे फादर ने ही मुझे कई ऐसी टेक्निक बताई फाइट के बीच में जिसने मुझे हेल्प की और मैंने डस्टिन पोरिये को फिर क्या कर दिया, चोक आउट कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पापा इतना स्टारडम देखकर काफी चौंक गए थे लेकिन उन्हें काफी सुकून भी मिला था। लेकिन अब यहां से कुछ ऐसे क्वेश्चन उठते हैं जो थोड़ा सा सैड करने वाले होते हैं। यहां से क्वेश्चंस उठते हैं
उनके फादर की डेथ के बाद जो उनकी लास्ट फाइट होनी थी जस्टिन गेची के साथ UFC 254 में, UFC 254 के बाद हबीब रिटायरमेंट ले लेंगे, ये आपने किस किस को बता रखा था, ये उनसे पूछा गया। तो हबीब ने कहा कि मेरी जो मदर है उनके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि मैं इस फाइट के बाद रिटायरमेंट ले लूंगा। उन्होंने कहा कि ये काफी टफ टाइम था मेरे लिए, मैं अपने फादर के से दूर और अपने फादर के बिना फाइट करने का जो है मेरा कभी भी इतना दिल था नहीं, और जब ये सब कुछ हुआ तो मैं काफी इंजर्ड भी रहता था और मैं चैंपियन भी रह चुका था, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया था। तो मैं अपनी मदर के पास गया, मैंने उनसे कहा कि देखो मुझे बस एक बार फाइट करने का मौका दो। उनके अंगूठे में दिक्कत थी, उनके पैर में दिक्कत थी, उस टाइम पर भी इंजर्ड थे हबीब। उन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं की थी, सिर्फ 2 हफ्ते ट्रेनिंग की थी, 15 दिन जो है जस्टिन गेची के लिए ट्रेनिंग की थी। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं थी, मैं इतना मोटिवेटेड था कि मुझे अपने फादर के लिए अनडिफिटेड रहकर ये बेल्ट छोड़ देनी है और उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करना है और इस कैंप से चैंपियंस निकालने हैं, जो उनका ड्रीम था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें अपने फादर के ड्रीम को पूरा करना है, मुझे पर्सनल जो माइलस्टोन है वो तो मैं अचीव कर ही चुका हूं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने अपनी मदर को ये कहा कि मैं सिर्फ एक ही फाइट करूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, तो पहले तो मेरी मदर जो थी इस बात को बिलीव नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में मैंने जैसे तैसे करके उनको मना लिया और उसके बाद मैंने अपनी मदर के लिए जो उनको मैंने प्रॉमिस कर रखा था UFC को अलविदा कह दिया अनडिफिटेड रह के। लेकिन अब हमारी लेगेसी को इस्लाम मखाचेव जो है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहां पर इन्होंने कहा था कि इस इंटरव्यू में जो फादर की लेगेसी है उसको उन्होंने डिस्कस किया, अपने माइलस्टोन्स को डिस्कस किया, अपने बचपन को डिस्कस किया और हर उन लेजेंडरी मोमेंट्स को डिस्कस किया जो हम फाइट फैंस के दिल में आज भी जिंदा है। तो ये पूरी कवरेज इंटरव्यू की आपको कैसी लगी? मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये बनाया है, तो आप जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। टेक केयर मेरे भाइयों, ख्याल रखिए अपना।